पहले तो लिट चौक के इस आयोजन के लिए प्रजातंत्र और मृत्युंजय भारत ट्रस्ट और उससे जुड़े हुए हेमंत शर्मा जी और निखिल जी और धरा जी सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद कि हमको यहाँ आमंत्रित किया। सारे मंच की ओर से उन सभी को धन्यवाद। चुनाव ऐसा, जैसा कि कहा गया है, ऐसा विषय है कि जिससे कोई भी भारतीय नागरिक या जिस भी देश में चुनाव हो रहे हैं वहाँ का कोई भी नागरिक उससे अछूता नहीं है। वह वहाँ का वोटर हो अथवा ना हो, उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही है। और धीरे धीरे अब ये समझ में आने लग गया है कि अगर आपको अनुकूल और सुखद परिस्थितियाँ चाहिए तो आपको चुनाव में रुचि लेना पड़ेगी। आप चुनाव से अनभिज्ञ रह करके देश में निवास नहीं कर सकते। आपको अगर अच्छी सरकार चुननी है, अच्छी नीतियाँ अपने लिए चयन करना है, अपने आसपास अच्छा माहौल अगर आपको करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप जागरूक रहें, सचेतन रहें। क्योंकि राजनीति हमारे यहाँ कहा गया सर्वग्राही हो गई है, कोई उससे अछूता नहीं है। आज के हमारे सत्र में जो 3 महानुभाव हमारे बीच में हैं, अविनाश जी पत्रकार रहे हैं पेशे से और राजनीतिक सक्रियता भी आपकी बनी रही। भारत सरकार में मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट में भी आप कार्य करते रहे, उसका आपका अनुभव है। और उनके साथ में जो दंपति हमारे बीच में हैं, रजत जी और शुभ्रस्ता जी, आप दोनों चुनाव प्रबंधन में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, उस विषय पे हम लोग सीधे आते हैं और उसमें प्रमुख है चुनाव प्रबंधन। महंगे होते चुनाव और सस्ता होता लोकतंत्र, एक यह भी जुमला कहा जा रहा है। उसके साथ एक बात पिछले 20 वर्षों से जो निकल करके आई है वो ये आई है कि चुनाव प्रबंधन के द्वारा ही चुनाव जीते जाते हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि चुनाव किसी विकास से नहीं जीते जाते, प्रबंधन से जीते जाते हैं। उस पर बहुत समालोचना उस समय हुई थी, पर धीरे धीरे अब सभी पार्टियां चुनाव प्रबंधन की ओर अपना एक उन्होंने एक सिस्टम, एक प्रणाली निर्मित की है और उसमें प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। ऐसे ही महानुभाव हमारे बीच में हैं, तो हम उनके बीच में अब अपना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहला मैं आप तीनों महानुभावों से जानना चाहूँगा कि चुनाव प्रबंधन अचानक इन 15 वर्षों में, 20 वर्षों में इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए। चुनाव पिछले 75 वर्षों से लड़े जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इन 20 वर्षों में कि अचानक सारी ही पार्टियों का चुनाव प्रबंधन पर ध्यान जाने लगा। तो हम लोग अविनाश जी से इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर देखिए, आपने जो सवाल पूछा, 10-15 साल में ऐसा क्या हुआ, अगर मैं देखूं तो स्केल ऑफ इलेक्शंस बढ़ा। जिस तरह से एक नई रेंज तक या जिस तरह के वोटर बेस तक पहुंचा जाने लगा, पार्टीज़ के अकेले के लिए वहाँ तक रीच कर पाना मुश्किल था। और इसकी एक शुरुआत हुई, जैसे अगर मैं भारत की बात करूँ तो ये मैंने अब जाना कि जो वेस्ट में होता है हम उसको 3 या 4 साल बाद एप करते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे 2006 में जब सेनेटर बराक ओबामा ने अपनी कैंडिडेसी की शुरुआत करी तो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। उस वक्त की प्रोमिनेंट कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन थी, वो फर्स्ट लेडी रह चुकी थी और कोई भी इस व्यक्ति को आउटसाइडर चांस तक नहीं दे रहा था कि एक वो अफ्रो अमेरिकन थे, इतने पॉपुलर भी नहीं थे, शिकागो से आते थे, जबकि जो पावरफुल स्टेट्स थे वहाँ से क्लिंटन्स आते थे। तो दिख रहा था कि क्लिंटन्स की नॉमिनेशन तय है, पर ऐसा हुआ नहीं। ओबामा ने एक नया प्रयोग किया, उन्होंने नए तरह से लोग जोड़े, उन्होंने वो सब चीज़ें करी जो एक अमेरिकन इलेक्शन के लिए भी नया था। अगर आप उनका कैंपेन देखें तो उसमें एक 9 साल का बच्चा भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा था, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाया। तो इलेक्शंस का उन्होंने रूपरेखा बदली। जैसे CNN ने वॉर कवरेज बदली थी, उसी तरह ओबामा के इलेक्शन ने एक चेंज दिखाया और कई लोगों को जो इस राजनीति के क्षेत्र में एक एंट्री बैरियर को रोकते थे, उनको वो लगा कि अब वो इस तरफ आ सकते हैं। और जैसे ही उनकी कैंडिडेचर सक्सेसफुल हुई तो उसको बाद में
रेप्लिकेट करने लगा गया अलग अलग जगहों पे। और जब 2014 का हम इलेक्शन देखे जहाँ से डिफाइन हुआ ये, तो मेरे ख्याल से 11 के एंड आते आते पहले गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वहाँ सक्सेस होती उसको लार्ज स्केल पे हमने देखा। और तब तक भी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पार्टीज़ जो थी उस वक्त की जो इनकम्बेंट थी वो इसको एक फैड मान रही थी। पर आई थिंक उसके बाद प्रोफेशनल्स की एक्सेप्टेंस बढ़ी और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अंडरस्टैंड किया कि चाहे दल कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, यू नीड अ प्रोफेशनल हैंड टू रीच आउट, क्योंकि अब कम्युनिकेशन के मायने बदल गए। तो मुझे लगता है कि एक लार्ज ऑडियंस तक, जो लास्ट वोटिंग हुई थी वो 67% टर्न आउट था, जो कि बहुत हैवी था। उतना कभी हुआ नहीं। हमारे 16 चुनाव हुए हैं, बमुश्किल 3 या 4 बार हमने 60% ओवरऑल वोटिंग क्रॉस करी होगी। तो जब इतने बड़े बेस को पहुंचना पड़ता है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको पार्टियां समझने लगी है। पहले ये बड़े नेशनल इलेक्शंस में होता था, अब तो छोटे से छोटे चुनाव में भी प्रबंधन और प्रोफेशनल्स लग रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरे जानकारी से ये इसका एक स्ट्रक्चर रहा और अब ये काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे दुनिया भर में एक सोच में परिवर्तन आया है, और न केवल चुनाव, दूसरे भी हमारे जो इवेंट्स हैं, परिवार के हों, समाज के हों, सिंपली हम शादियों में देखते हैं तो उसका भी प्रबंधन एक अलग प्रकार का हो गया है। तो वो एक माइंडसेट बदला है जो चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। हमारे बीच में रजत जी हैं, तो मैं उनसे इस विषय पे तो जानना ही चाहूँगा, और उनसे एक और जिज्ञासा इस संदर्भ में है कि अपने एक ब्राइट करियर के साथ वो इस दिशा में कैसे मुड़े, ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसके कारण से वो इस दिशा में मुड़े हैं? रजत जी। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, मुझे लगता है उसका एक उत्तर जो दूसरे तरीके से मैं देना चाहूँगा, थोड़ा सा अविनाश जी से भिन्न होकर। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस वेन्यू में भी जो पीछे की तरफ जितने भी युवा बैठे हैं, वो युवाओं से भी अगर आप जाके पूछेंगे कि उनका राजनीति से जब कनेक्शन होता है किन किन माध्यमों से होता है, क्या वो पोस्टरों पे देखते हैं किन नेता की फ़ोटो लगी है? हर पोस्टर पे आप देखिए, इंदौर में भी लगे होंगे, बाकी जगह भी लगे होंगे, हर पोस्टर पे 20 लोगों की फ़ोटो लगा दी जाती हैं। उनसे ये युवा कहाँ रिलेट कर पाएगा? ये युवा प्रोफेशनल युवा है, ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग लिया हुआ है, इन्होंने अच्छी पढ़ाइयाँ करी हुई हैं। इनका वो घिसी पिटी चीज़ें जो जिस तरह से राजनीति आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले होती थी, जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो उससे रिलेट कर पाने की उनसे एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है। तो पहले तो मुझे लगता है सबसे कोर पे जो भारत में बदला, वो ये बदला कि ये जितने भी युवा जो पीछे की तरफ बैठे हुए, इनका बहुतायत आ गई, ये मेजॉरिटी में आ गए। जब आज की डेट में आप बैठे हैं कि एक आंकड़ा बोला जाता है कि 70% लोग 30 साल के कम की उम्र के हैं भारत में, जिसमें कि आपका एक बल्क वोट शेयर जो है सिर्फ युवाओं से भरा हुआ है। अब युवाओं का इंटरफेस कैसे होता है? उनका तकनीक के माध्यम से ही होता है। वो लोग किसी राजनीतिक सभाओं में नहीं जाने वाले, ये लोग तो कार्यकर्ता भी नहीं बनेंगे कल के। ये लोग मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन ये लोग मेहनत अपने आप को बढ़ाने के लिए, परिवारों की इनके ऊपर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं कि हम लोग भी अच्छे से पढ़ लिख के अच्छी नौकरियां लें, सरकारी नहीं भी मिले तो अच्छी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लें। तो इनमें से कितने लोग जाके कार्यकर्ता बनेंगे? तो जो पार्टी का जो ढांचा रहा है अभी तक, जो मूलभूत तरीके से रहा है, वो लगातार कार्यकर्ताओं ने वहन उठाया है, अपने ऊपर बोझा लेकर पोस्टरों को गली गली, चौराहे चौराहे जाके लगाने की कोशिश की है। बट ये जो तरीका था, जो पिछले 30, 40, 50 साल में हम लोगों ने देखा, वो तो पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बदल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, जिसमें अभी जो ऊपर बैठे हुए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अभी भी सोचते हैं पोस्टर लगाना जरूरी है, लेकिन जो युवा है वो अभी नहीं सोचता कि पोस्टर लगाने की कोई भी आवश्यकता है। उसको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब पे दिख जाए तो उसको मोटा मोटा मालूम रहता है कि ये नेता का क्या स्टैंड पॉइंट है, क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या आइडियोलॉजी है, और उसी के बेसिस पे वो अपना डिसीजन मेकिंग करता है। अब शुरुआत कब हुई इसकी, अगर इस पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रमोद महाजन जी को क्रेडिट जाना चाहिए। पहली बार उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पुश बैक किया बीजेपी के अंदर, और उन्होंने बोला कि एक नया तरीके से एक लार्ज स्केल का कैंपेन करना चाहिए, जो प्रोफेशनल लोग उठाएं उस कैंपेन को, अच्छी मैसेजिंग हो, जो घिसी पिटी तरीके होते हैं उनसे उठ के थोड़ा इनोवेटिव तरीके से काम किया जाए। तो क्रेडिट काफ़ी हद तक उनको जाता है। और फिर ऑफ कोर्स जैसा बताया विनाश जी ने भी कि गुजरात में पिकअप हुआ, काफ़ी लार्ज स्केल में हुआ,
पहली बात देखिए, गुजरात में भी जो मॉडल 2013-14 में जिसमें शुभ्रास्था कोर टीम में थी, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो जब 5-6 लोगों की युवाओं की टीम बनाई उन्होंने, ये भी ध्यान रखिएगा कि उन्होंने किसी पार्टी के लोगों को लाके टीम बना के शुरुआत की, ऐसा नहीं था। सबसे पहले उन्होंने 25 से 30 साल के 6-7 युवाओं को ढूंढा और उन 6-7 युवाओं को ढूंढ के बोला कि मुझको प्रचार करना है सिर्फ भारत के जितने भी 600-700 कॉलेजेस हैं उनमें। यही इनकी रणनीति रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा जो जनाधार है वो युवाओं से है और मेरा संपर्क डायरेक्ट युवाओं से होना चाहिए, मेरी बातें उनको अच्छी और सहज लगनी चाहिए और उनकी बातें मुझको समझ में आए और सहज लगे, ऐसा एक वातावरण बनना चाहिए। और वो लगातार ही उस प्लेटफॉर्म पे, मतलब मुझे ध्यान है कि ऐसे समय में जब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह अच्छे नेता जाना भी पसंद नहीं करते थे, तब भी वो प्रेजेंट थे उन सब जगहों पर। तो एक क्लियर डिस्टिंक्टिव एडवांटेज के साथ प्राइम मिनिस्टर ने इसको आगे पुश किया। अब आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है छोटी बड़ी सारी पार्टीज लगभग ये चीज़ मान चुकी हैं कि प्रोफेशनल सपोर्ट के बिना मेहनत तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर दिशा दे दी जाए सीमित संसाधन, सीमित कार्यकर्ताओं के साथ, तो प्रभाव उसका ज़्यादा आता है। ये चीज़ कई बार प्रूव हो चुकी है। बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, सारी पार्टियों ने इस चीज़ को लगभग स्वीकारा है। समय लगा उनको स्वीकारने में कि ये यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल का भी काम आ सकता है, लेकिन फाइनली अब जाके समझ लिया उन्होंने। तो वो लोग अपना ज़्यादातर काम वैचारिक मुद्दों पे, बड़े एजेंडा पे फोकस करते हैं और जो चीज़ें हैं जिसमें कि पहुँच, वोटर तक पहुँच पाने की जो तकनीक है, उसको उन्होंने लगभग मैनेजमेंट को दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। अब मेरे विषय में अगर बात उठेगी तो मैंने क्यों किया ये, मैं हाइंडसाइट में देखूंगा तो मुझे लगता है शायद मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन एक अच्छी तरह से अगर भारत को समझना हो, और हमारे जैसे युवाओं को बड़ा कम मौका मिलता है कि अगर आईआईटी से पढ़ाई करी है, सीधे सिलिकॉन वैली में जाके नौकरी रहेगी और आप लगातार एक के बाद एक लैडर चढ़ते जाएंगे, तो जो धरातल है उससे, जड़ों से तो आपकी शायद ही कभी दोबारा आप रूबरू हो पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था। जब मैं आया भारत वापस, मैं यूएस में पढ़ाई कर रहा था, मुझे मौका मिला कि मैं ये पॉलिटिकल स्पेस में मैं एक एरिया ढूंढूं और वहाँ पर मैं काम करूँ। तो मेरी एक ही शर्त थी कि मुझे एक ऐसा एरिया में दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, और वो एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो, कि धीरे धीरे लगे हुए हैं लोग और धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट पकड़ा, क्योंकि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, एक समय की बात है। तो मैंने धीरे धीरे 5-6 साल वहाँ पर काम किया और मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बनी। वहाँ हम दोनों ने मिलकर किताब भी लिखी और कई सारी ऐसी लर्निंग बनी जो भारत की लर्निंग मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा होता तो मेरी वो लर्निंग बन सकती थी। तो अच्छे 6-7 साल गुजरे हैं। उन लर्निंग को मैं आगे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, राजनीति को और कैसे एनरिच किया जा सकता है, ये सब विषय अभी भी मेरे दिमाग में हैं और मैं इन सब चीज़ों पे लगातार मंथन करता हूँ, सोचता हूँ। रजत जी ने युवाओं के बारे में बहुत अच्छी बात कही। साथ में उन्होंने कहा कि युवाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जिस और वो बढ़ रहे हैं, या हम सिंपली बोलें तो वो कैरियरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। कैरियरिज्म में हम कैसे उनकी भूमिका चुनाव में तय कर सकते हैं, यह भी एक प्रबंधन का विषय है। तो मैं चाहूँगा कि शुभ्रस्ता जी इस विषय पर प्रकाश डालें, और साथ में जो स्त्री शक्ति है, जो देश का आधा हिस्सा है, 50% है, उस स्त्री शक्ति की भूमिका इस सारे प्रबंधन में कैसे हो सकती है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पे भी वो हमको थोड़ा सा बताएं। जी, युवाओं की जहाँ तक बात आती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन, डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो दिखना शुरू हो गया है कि युवा राजनीतिक रूप से सजग पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन बस तरीका बदल गया है उनकी सजगता का और सहजता का। जो युवा कल पॉलिटिक्स का मतलब ये राजनीति का मतलब ये समझते थे कि आपको पार्टी ऑफिस जाना है, वहाँ जाकर लोगों से बात करनी है, मेंबरशिप लेना है और जिम्मेवारी लेनी है, एक राजनीति का तरीका उनको समझ में आता था और बहुत सारे युवाओं ने बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, ये प्रोफेशनल शब्द बार बार आ रहा है इस डिस्कशन में, और मुझे ध्यान है कि असम चुनाव के बाद जब मीडिया में बहुत तरीके की चर्चा होने लगी थी हम लोग दोनों को लेकर के कि हम लोग बहुत
प्रोफेशनल तरीके से पार्टी से जुड़े हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं हमें बहुत खटका था और हम लोगों ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था एनडीटीवी के लिए। मैं वो जो दखल था उस चीज़ को यहाँ दोहराना भी चाहती हूँ। ये 70 साल पहले जब चुनाव होते थे या 30 साल पहले जो चुनाव होते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनली रन नहीं होते थे, उनके बारे में चर्चा नहीं होती थी। क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी भी अगर दिल्ली से चेन्नई जा कर के रैली कर रही होती थी तो भाषा, उनको भी तो वो भाषा नहीं आती थी, लेकिन वहाँ के युवा कार्यकर्ता, वहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता सब मिलके उनको रिसीव करते थे। पूरा एक ताना बाना था, सेम ताना बाना था जो आज अगर मोदी जी की रैली होती है उसमें भी वही ताना बाना होता है, उस पर बात नहीं होती थी। 2006 की बात की मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है अविनाश जी, 2006 में मैं कॉलेज में थी, मेरा फर्स्ट ईयर था, उस सेकेंड ईयर था शायद उस समय। और उस समय ये पूरा कैंपेन यूएस का हीटअप होने लगा था और सोशल मीडिया था, बट सोशल मीडिया हम लोग उस समय ऑर्कुट और फेसबुक का ज़माना अधिक था, ट्विटर इंस्टाग्राम उतना पॉपुलर नहीं था। और ओबामा की जो स्पीचेस होती थी वो बाकायदा क्लास में लिटरेचर सेशंस के दौरान डिस्कस होती थी। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रस्फुटन और विस्तार हुआ, इसने जो युवाओं को एक मौलिक समझ दी। राजनीति पहले कैसे समझी जाती थी, पहले शायद दूरदर्शन पे भाषण आते थे नेताओं के तो लोग समझते थे, रैलियों के हो या संसद में भाषण हो। अब एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनना शुरू हुआ कि अगर आपको अमुक नेता का भाषण सुनना है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको वो पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर वो लाइव कहीं बोल रहे होंगे तो आप सुन सकते हैं। तो ये जो बीच में जो तंत्र थे, चाहे वो प्रशासन के तंत्र हो जिससे आप नेता तक पहुंच सकते थे, या वो राजनीतिक तंत्र हो कि आपको पार्टी ऑफिस जाके 4 लोगों की चरण वंदना करनी थी तब आप अमुक नेता को आप बात कर सकते थे या उनके डीएम में आप कुछ लिख सकते थे, वो व्यवस्था खत्म हुई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरीके से आई। तो उसके बाद ये जो शब्द है प्रोफेशनल, मुझे लगता है वो जुड़ गया, क्योंकि लोगों को दिखने लगा कि अच्छा ऐसे भी चुनाव होते हैं, हो पहले भी रहे थे, चर्चा उस पर नहीं हो रही थी। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कि मत भिन्न हो यहाँ पे पैनल में। बिल्कुल कहना सही है। इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा, ये जो आपने 2006 का उदाहरण दिया, मैं आपको बताता हूँ एक बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं एक सबैटिकल लेने इंग्लैंड गया पढ़ने और मैं वापस आया तो मैंने एक क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट शुरू करी। मैंने कहा अब मैं नॉर्मल पत्रकारिता नहीं करूँगा, ज़माना डिजिटल का है। तो जयपुर में आप जब 2011 में डिजिटल बोलते थे ना, लोग सोचते थे पता नहीं कहाँ से आया है, क्या हो रहा है। तो इसी तरह कुछ शुरुआत हुई। तो डॉक्टर सीपी जोशी है जिनके साथ मैंने काम किया, तो मैं कांग्रेस कवर करता था जब मैं छोड़ के गया। तो उनको जिज्ञासा थी अब तू करेगा क्या, तू इंग्लैंड से पढ़ के आया, जयपुर रहेगा, दिल्ली जाएगा। मैं सर मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, मैं डिजिटल करूँगा। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप, और तब ओबामा का वो हैंग आउट हुआ था। सो आई रिमेंबर इट डिस्टिंक्टिवली। उसने न्यू ईयर से पहले किया और लोगों से बात करी। तो एक दिन वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले। मैं सर ये नई चीज़ हो रही है, आप ऐसा कर लीजिए। अरे तुम छोड़ो, अभी इंग्लैंड का भूत नहीं उतरा है। आई रिमेंबर दैट लाइन वेरी क्लियरली, ये इंग्लैंड नहीं हिंदुस्तान है, नहीं होगा। एंड दैट वाज जनवरी, एंड बाय मार्च यू सी नरेंद्र मोदी डूइंग एग्जैक्टली द सेम इन इंडिया, एंड पीपल वर टेकन अबैक। दो डॉक्टर, इट टुक मी अराउंड 8 more months टू गेट हिम डू वन फॉर पॉलिसी, बट टाइम लगा। और उसके बाद का भी आप देखिए, जो आप कह रहे हैं क्लासरूम में ओबामा दिखने लगा। 2014 का चुनाव मुझे याद है, कांग्रेस पार्टी अगर मैं सच देखूं तो शायद ही कोई प्रेजेंस थी ट्विटर पे, और राहुल गांधी ट्विटर पे थे ही नहीं। और जब वो आए भी 2014 की हार के बाद, तो वही एरिस्टोक्रेसी उनमें रही। उनका हैंडल होता था ऑफिस ऑफ आरजी, क्योंकि वहाँ पे भी वो बादशाही समझ रहे थे। तो ये जो टूल्स और प्रोफेशनल्स आए, जैसा रजत ने कहा और सुब्रता जी ने भी कहा, एक डेमोक्रेटिक स्पेस कर दिया। आप किसी से भी सीधे जुड़ सकते हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इलेक्शंस पे जो डिपेंडेंसी थी, नेताओं की भी कई लोगों पे डिपेंडेंसी होती थी जो उनको कई तरह से रहनी पड़ती थी, इसने उसे भी लेवलाइज किया। तो टाइम लगा, और मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी इसमें बहुत स्कोप है। तो अब आप रिलेक्टेंट से रिलेक्टेंट आदमी कुछ नहीं होता ना, तो भी एक जना रख लेता है ट्विटर पे, कम से कम संक्रांति की पोस्ट डाल देना। जी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक चीज़ मैं ये प्रोफेशनल पे मैं दोबारा आ रही हूँ, यहाँ पे विभक्त हो गया डेफिनेशन। पहले ऐसा था कि नेता अपने आप में एक कैटेगरी होती थी कि ये नेता है। अब उसको आप पॉजिटिव वे में भी देख रहे थे, सकारात्मक रूप में भी देख रहे थे, नकारात्मक रूप में भी देख रहे थे। आज मुझे लगता है, और मैं इस चीज़ का, अविनाश जी अगर बुरा ना लगे, तो हम लोग जैसे युवाओं का ये पूरा का पूरा 100% क्रेडिट है कि हम लोगों ने राजनीति की परिभाषा बदलने में थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर किया है। अब हम ये विभक्त कर सकते हैं कि
अमुक व्यक्ति नेता है क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हम भी नेता हैं, राजनेता बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े, बिना टिकट की इच्छा रखे, बिना किसी सत्ता का लोभ रखते हुए या फिर लालच रखते हुए। सिर्फ इतना लोभ जरूर रहेगा कि जब पॉलिसी पे बात आए तो फिर जो राजनीतिक जमीन युवाओं ने छीनी, वृद्ध एक जो कैटेगरी, वो सिर्फ मैं डेमोग्राफी की बात कर रही हूँ कि अगर हमारे देश का एक बहुत चंक ऑफ पॉपुलेशन युवा है, तो भाई 45 और 50 साल के बुजुर्ग क्यों डिसाइड करेंगे उनकी पॉलिसी? ये राजनीतिक जमीन एक 40-50 साल के ही नेता ने, मोदी जी ने, ये राजनीतिक जमीन लगभग युवाओं को उत्तराधिकार में दे दी, ऑलरेडी दे दी। इसके बाद हमारी ये जरूर है एक्सपेक्टेशन कि हम बाकी सत्ता, टिकट, पार्लियामेंट में कौन है, असेंबली में कौन है, ये आप लोग निर्णय लेते रहिए पार्टी ऑफिसेज में। पॉलिसी की जहां तक बात आएगी वहां पे तो ये अधिकार हमारा है और हम ये लेंगे। और इस चीज का जो ये जो विभक्त किया इस चीज को, ये मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल शब्द के साथ ये डेफिनेशन बहुत क्लियरली आना चाहिए। क्योंकि आज बहुत ऐसा होता है पार्टी ऑफिसेज में। अब आप महिला वाला जो प्रश्न पूछ रहे थे, दोनों दर्द मैं बताऊंगी, एक युवा होने का भी और एक महिला होने का भी। पार्टी ऑफिसेज में अगर आप जाते हैं ट्रेडिशनल, बिल्कुल वो उस रूप में अगर आप पॉलिटिशियन से बात करते हैं, और मैं ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं है कि पहनावे से कोई ट्रेडिशनल हो, सोच से जो ट्रेडिशनल है, हो सकता है वो जीन्स पैंट और आपको उसमें दिख रहे हो, पर सोच उनकी अगर बिल्कुल ही पुरातन पंथ रूढ़िवादी है, तो न तो वो युवा को महत्व देते और महिलाओं का महत्व तो ऐसे भी राजनीतिक गलियारों में अभी भी क्या है, वो हम लोग अभी 3-4 बयान जो आए हैं समाजवादी पार्टी से और कहाँ से, मैं दोहरा करके मंच की गरिमा नहीं कम करूँगी। तो इसमें यह होता है कि आपको अपनी ज़मीन सिर्फ तलाशनी नहीं होती है, आपको तलाश के वहाँ साइन करना होता है और कहना होता है कि ये मैं हूँ, मैं यही रहूँगी, यू हैव टू एक्सेप्ट मी दिस वे। और ये बहुत क्लियरली कहना पड़ता है आपको। और ये ज़मीन मुझे लगता है कि युवाओं ने बहुत हद तक ये दायरा डिफाइन करना शुरू किया है। महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जिस नज़रिए से अभी भी राजनीति को देखा जाता है कि पहले आप अपना करियर संभाल लीजिए, करियर अगर संभल गया तो बेटा घर भी संभाल लो, घर संभल गया, अच्छा अब राजनीति सोच सकती हो, वो भी करना नहीं है, सोच सकती हो राजनीति। ये सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग चूंकि पति पत्नी है, ये तो एक सौभाग्य है ही, उसका एक प्रतिफल ये होता है कि बहुत सारे डिस्कशंस जैसे आते हैं मन में वैसे ही डिस्कस हो जाती है चीज़ें। हम लोगों का मुझे लगता है एक साझा सोच है रजत की और मेरी, कि राजनीति आप अलग से नहीं करते हैं। आप जो काम कर रहे होते हैं कुछ भी, वो अपने आप में एक राजनीतिक संकेत के साथ होता है। आज आप किसी मंच पर अगर जा रहे हैं, किसी मंच पे जाना न जाना एक राजनीतिक संकेत है, और इसका वो पार्टी दलगत राजनीति से लेना देना नहीं है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो अभी मंथन का प्रोसेस चल ही रहा है। अभी मुझे जो रजत ने कहा कि पीछे जो कुछ बैठे हैं युवा, अभी उन लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया, हम लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया है कि एग्जैक्टली यहाँ के बाद राजनीति की तासीर कैसी होगी। क्योंकि मोदी जी ने एक चीज़ स्पष्ट की, उन्होंने राजनीति का व्याकरण पूरी तरह बदल दिया, और जो पुराने जो भी ढांचे थे, किसी भी तरीके के ढांचे थे राजनीति में, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन पुनर्निर्माण का काम युवाओं को करना है। पुनर्निर्माण का काम मोदी जी शायद नहीं करेंगे, क्योंकि ये उत्तराधिकार युवाओं को सौंपा गया। मुझे लगता है ये नैतिक जिम्मेवारी भी है हमारी कि इस विषय पे मंथन हो। आपने एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की है। डेमोक्रेसी में एक विशेषण आपने जोड़ा है और वो इशारा करता है फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। मोदी जी के आने के बाद ये हुआ ही है, क्लियरली लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। देश के सामने पार्टियां थीं पर लीडर्स हमारे सामने थे, और कहा भी जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न, वो जन्मजात होते हैं। और अगर हम पूरी भारतीय राजनीति को विभक्त करें, जैसा आपने बोला, शुभ्रस्ता जी ने कहा कि मोदी जी ने पुरानी सारी जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अविनाश जी से और रजत जी से भी जानना चाहूँगा कि चूँकि भारत का बहुत पुराना इतिहास है, और अगर हम देखें तो हम उसको महाभारत से ले सकते हैं, रामायण काल से ले सकते हैं। उस समय भी हमारा एक गवर्नेंस का सिस्टम था जिससे कि देश चल रहा था। उसके बाद में फिर राजशाही रही, उसके बाद फिर गुलामी का काल रहा।
तो उस सारे उसमें आप उनकी कौन सी विशेषताएं ऐसी देखते हैं जो आज वर्तमान में हमको राजनीति में दिखाई देती हैं, और आज के समय ऐसे कौन से दुर्गुण दिखाई देते हैं जो दूर होना चाहिए? तो ये भी बात साफ है कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को एकदम से नकार नहीं सकते। बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि जो हमारे समाज को संचालित कर रहे हैं उन्हीं संस्कारों पे, तो उनको हम राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ जो आपने बोली कि नेता तो पैदा होते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सनालिटी है व्यक्ति की, वो उसका निर्माण पुनर्निर्माण होता रहता है। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो अपनी जीवन भर पढ़ाई ही करी, पहली पीएचडी करी, फिर दोबारा पीएचडी करी, और किताबों को के बीच में ही रहे। किताबों से अपनी ऊर्जा उन्होंने अपने नेतृत्व की ऊर्जा उन्होंने किताबों से हासिल करी। उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे किन किन देशों पे कितना अत्याचार हुआ है एक समाज के एक वर्ग पर। सारी इंस्पिरेशन, सारी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज सब उन किताबों से आई है जो उन्होंने घिस घिस के पढ़ी है। लाइब्रेरियों में जितना समय बिताया है उन्होंने, शायद ही किसी राजनेता ने बिताया हो। अगर आप वो बोलेंगे कि क्या वो रास्ता है राजनीति का, तो आप अगर बोलेंगे कि वो कि पैदा होते ही राजनीति आती है या नेतागिरी आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जब वो सब चीज़ें पढ़कर आए, हिंदुस्तान में वापस आए, उन सब चीज़ों को समझ के अपने समाज के जितने भी वर्ग में जो वंचित वर्ग था उनके बीच में वो बातों को रखा, तो उसका एक अलग ही प्रभाव हुआ। वहाँ से जो मंथन शुरू हुआ, वहाँ से जो एक राजनीति शुरू हुई, उसका प्रभाव तो आज तक हम लोगों को महसूस होता है। एक वंचित वर्ग को जो दिशा और दशा उनकी सुधारने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, शायद ही किसी का हो सकता है। तो एक तरफ वो है। दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में अगर कोई रहे हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका व्यक्तित्व देखिए, आप उनके व्यक्तित्व से देखिए, 4 भाषण दिए उन्होंने मात्र, और उनका एक छोटा सीमित राजनीतिक करियर बोलिए उनका रहा, लेकिन ऐसा अमिट छाप छोड़ के चले गए कि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी उसके ऊपर ही चलते हुए भाजपा और भाजपा के कई नेता उसका अनुसरण करते हैं और लगातार उनको पूछते हैं। कोई भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हो, बिना उनको पूछे शुरू नहीं होता। लेकिन आप उनका भाषण देखिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो कि एक टिपिकल नेता होता है कि खड़े होके समाज में अगर सामने उनके 1 लाख आदमी है तो तालियां पिटवा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, वैचारिक लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई की बहुत ज्यादा महत्ता है, क्योंकि आप जो आपके सामने 1 लाख का झुंड है, उसको अगर आप सही दिशा नहीं दे पाए, सही वैचारिक दिशा नहीं दे पाए, सिर्फ तालियां पिटवा लेने से ही काम नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप में भी आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि कई चीज़ें बड़ी गूढ़ होती हैं और वो बड़ा संघर्ष के साथ ही आती हैं। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि भारत को पीछे से भी सीखने की ज़रूरत है, पीछे की कई चीज़ों को भूलने की भी ज़रूरत है। आपने बोला फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में कभी कभी ऐसा होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर ज़्यादा ही फेडरल हो जाता है, जिसमें कि जो एक कंसेंसस बनने की ज़रूरत होती है देश में, देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब व्यवस्थाएं टूटने लग जाती हैं। फिर आप देखते हैं कि एक ऐसा समय आता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण होने लगता है। फिर आपको घुटन महसूस होती है कि शायद ज़्यादा ही केंद्रीकरण हो गया है भारत का। तो ये तो साइनोसॉइड है, ऊपर नीचे चलता है। ये देश, ये जीवित प्राणी की तरह इसको आपको सोचना चाहिए, जिसमें कि लगातार कोर्स करेक्शन होता रहता है। जब आपको लगता है कि ज़्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है तो देश ही ऐसी अंगड़ाई लेता है कि चीज़ें वापस चली जाती हैं जहाँ से शुरू होती हैं। वापस जब लगता है लोगों को कि नहीं, हमको केंद्रीकरण की तरफ चलना है आगे, तो वहाँ पर चीज़ें आती हैं। इसीलिए ये भारत की जो ताकत है, वो भारत की ताकत इसी में है कि इसमें सोचने समझने वाले कई बड़े राजनेताओं का सम्मान पूरा पॉलिटिकल कल्चर के अंदर नीचे तक है। चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस भी हो, इन सब दलों के अंदर में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और वो लोग दिशा तय कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी, जो लोग भी राजनीति में जुड़ना चाहें, उसके साथ में किसी ना किसी तरह से संपर्क रखना चाहें, ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको दरियां ही बिछानी है तभी राजनीति हो सकती है। राजनीति के दूसरे मायने भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी राजनीति शास्त्र के ऊपर मंथन करें, समाज शास्त्र के ऊपर मंथन करें, तो कई सारी कुरीतियों को आप बदल के एक नया डिस्कोर्स सेट कर सकते हैं, एक नया दिशा दे सकते हैं देश को, और आप सबसे ही फ्यूचर के लीडर्स निकलेंगे।
और एक बात ये भी है, लीडरशिप एक एक्वायर्ड स्किल नहीं होती, आप एक्सपीरियंस के साथ ही वो सीखते हैं। तो आप खुद की गलतियों से भी कई चीज़ें सीखते हैं। आज जिनको हम बहुत बड़ा लीडर या स्टेट्समैन मानते हैं, इफ़ यू लुक एट देम और उनका खुद का करियर आप देख लीजिए, उन्होंने कितनी जगह कोर्स करेक्ट किया है, यू नो। चाहे कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, तो जो लोग रीइन्वेंट नहीं कर पाते, वो आज की स्थिति में प्रॉब्लम आ रही है। और मैं ये बात पे ज़रूर कहूँगा, रचित ने कहा कि नेता पढ़ते, आजकल एक चीज़ जो मुझे लगता है वो ये आने लगी है, अधिकतर नेता जिनको नेता या कुछ कहा जाता है वो बहुत शैलो हो गए, और जहां उन्हें बोलना चाहिए वो वहां नहीं बोलते। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिस कुर्सी या जिस सदन में जाने के लिए वो इतना तामझाम करते हैं, अरबों खर्च करते हैं, वहां कोई नहीं बोलता। वहां होता है तो सिर्फ एडजॉर्नमेंट, और ये दोनों एक दूसरे पे ही डालते हैं। आई थिंक हमें ये एक ऐसी स्थिति पे हम आ गए जहां हमारे नेताओं को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि आई एम एट ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, मुझे जवाबदेही तय करनी है। वो बहुत अच्छा फोटो ऑप होता है जब आप कहते हैं कि मैं डेमोक्रेसी के मंदिर पे सर टेक रहा हूं, पर वहां आपने कितने टफ क्वेश्चंस फील्ड किए उसका जवाब नहीं है। और उसी तरह उनके चैलेंजर हैं जो बात महंगाई की करने आते हैं और कोई और बोल जाते हैं, अभी जयपुर में ही आके, पर वो सदन में कभी सरकार को नहीं घेर पाते। आई थिंक हमने एक अच्छा मॉडल भी किया। मैं थोड़ा सा डिविएट करूंगा। मुझे जो एक चीज़ हमेशा लगती है कि हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। मुझे लगता है कि अब एक 70 साल हो गए, हमने एक लंबा प्रोसेस आ गया, अब हमें भी एक मैच्योरिटी के साथ एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और इसमें रोल राजनेताओं का नहीं है, शायद हम सबका भी है कि हम उन्हें क्वेश्चन करें। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो मैंने देखा टोनी ब्लेयर ने इराक वॉर के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ग्लास लगा दिया जहाँ लोग बैठते हैं, आम दर्शक लोग। पब्लिक ने इतना हल्ला मचाया, हाउ डेयर यू, एक प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, हाउ डेयर यू पुट अप अ वॉल इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स। अभी थोड़े दिन पहले बोरिस जॉनसन को वहां के स्पीकर ने फिर कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू माइट बी द प्राइम मिनिस्टर बट आई एम रनिंग द हाउस। हमें अब वो स्ट्रांगनेस यहां नहीं दिखती, एक असर्टिवनेस नहीं दिखती। ये एक कल्चर अगर वापस आए तो आई थिंक दैट वुड बी वे टू गो। अविनाश जी, आपने जैसा कहा पार्लियामेंट्री डिस्कशंस के बारे में, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि जो हमारे सांसद हैं वो पार्लियामेंट की अवहेलना कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ विशेषकर सांसदों को मोदी जी ने इतना टाइट किया हुआ है कि जब सत्र होगा तब उनको पूरा समय उसमें देना है। जब समय देना है तो अपना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। ये बात ज़रूर है कि वो अपना वहाँ पे कितना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो उस पर उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके स्वार्थ हैं, वो सब चीज़ें उसमें हैं। पर जो प्लेटफॉर्म है उसका पूरा उपयोग कैसे हो उसको वो सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी दो शुभ्रस्ता जी एक विषय देना चाहती हैं, उसके पहले मैं और जो दो महापुरुषों के नाम रजत जी ने लिए, दीनदयाल जी के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, तो उन्हीं से थोड़ी सी एक चर्चा मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जो भारतीय राजनीति के साथ में बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, और वह है धर्म। जब हमारा संविधान का प्रीएम्बल लिखा गया तब उसमें धर्म पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था, और 76 में हम सब जानते हैं किन मजबूरियों में वो जोड़ा गया। शायद जोड़ने वाले भी सहमत नहीं होंगे, पर वो जोड़ा गया। आज प्रीएम्बल में हम सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, इस शब्द को पढ़ते हैं। चूँकि दीनदयाल जी ने और उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी धर्म को लेकर के बहुत आग्रह किया है। दीनदयाल जी तो स्पष्ट रूप से कहते हैं धर्मेण हीना पशुवीर समाना, और धर्म हमारा एक्चुअली वो रिलीजन नहीं है जो पश्चिम में जिस रिलीजन की बात कही जाती है, उसकी बहुत विस्तृत व्यापक व्याख्या है और हर मनुष्य उससे जुड़ता है। और स्पष्ट रूप से राजनीति पे भी उस धर्म का प्रभाव है और दिखना भी चाहिए। उसको किस रूप में देखते हैं अविनाश जी और रजत जी, इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा इस चर्चा को इस संदर्भ में आगे बढ़ाना चाहूँगा। और दीनदयाल जी के परिप्रेक्ष्य में रजत जी थोड़ा सा और बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नहीं, मैंने जैसा पहले भी कहा, दीनदयाल जी हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, इन सारे लोगों के जीवनी को लेकर युवाओं को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में आपको बताता हूँ। 32 साल की उम्र में कोई वाइस चांसलर बन सकता है? देखिए, वो 32 साल की उम्र में ना सिर्फ उन्होंने अपना रिसर्च खत्म किया, पीएचडी खत्म किया, बल्कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी उस समय की, उसके वाइस चांसलर थे। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता रहा है हमेशा से पढ़ाई को, और आज तक, क्योंकि आज भी जितने भी बड़े नेता हैं शीश तो इन्हीं के आगे झुकाते हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी उन्होंने लगातार सतत मेहनत करते रहे, गांव के गांव घूमा उन्होंने अपना एक मूल भारत की राजनीति की क्या ठोस विचारधारा हो उसके ऊपर काम किया। और उसके ऊपर काम करना इतना आसान नहीं कि आप एक दिन सोकर उठे और आपके ऊपर दिव्य ज्ञान की वर्षा हो गई कि नहीं आज से मेरे ये विचारधारा है। उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जमीन पर। आप प्रधानमंत्री मोदी जी आज जो हम लोगों के सबके सामने के रोल मॉडल हैं, उनका भी 50 साल का संघर्ष है उनके जीवन का। 50 साल तक वो जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाके उन्होंने पहले तो भारत को समझा। बिना भारत को समझे जो जो राजनेता शॉर्टकट ले रहा है वो सब एक्सपोज हो रहे हैं। आप लाइन से देख लीजिए, यहां पर आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी जी को। अगेन, इन लोगों की इंटेंशन पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी, मैं इन लोगों के एक्सपीरियंस, भारत से इनका जो एक्सपीरियंस सेट तैयार हुआ है वही अपने आप में उतना परिपक्व नहीं है कि वो परिपक्व राजनीति आगे दे सकें देश को। समस्या वहां आती है क्योंकि ये लोग पैदा ही हुए हैं बंगलों के अंदर में, और लगातार राजनीति इनकी बंगलों में, लोग आते हैं इनसे मिलने, ये कहां जाते हैं मिलने? चुनाव को के परिवेश को अगर आप छोड़ दें तो समस्या ये है। कुल मिला के अब आप धर्म की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं जितने भी ये राजनेता हैं जिन्होंने चप्पलें घिसी हैं, भारत की धूल को छाती पे मल कर आगे बढ़े हैं, उनको समझ में आता है कि ये भारत कितना धार्मिक देश है। और इसमें धर्म को आप अलग से देखें कि नहीं, जो एक सेक्युलर की जो पूरी फिलॉसफी है, जो बड़ी वेस्टर्न फिलॉसफी है कि जिसमें कि चर्च और स्टेट के बीच में पहले बड़ी टेंशन होती थी, फिर बोला गया कि नहीं स्टेट अलग रहेगा, चर्च अलग रहेगा। ये 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी की बात है। वो पूरा वेस्टर्न एनलाइटनमेंट की पूरी जो रेनेसां हुआ और जितने भी मूवमेंट्स हुए, सामाजिक मूवमेंट हुए वेस्ट के, उसके संदर्भ में है। भारत में क्या एक एक्सपेक्टेशन एक आम जनमानस की है, उस एक्सपेक्टेशन को अगर आप पूरा कर रहे हैं, अगर उसको लोग बोलते हैं कि नहीं सेक्युलरवाद छोड़ रहे हैं और धार्मिक हो रहा है देश, तो ये अपने आप में बड़ी छोटी स्थूल सोच है। इस सोच से भारत के आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। उसको आप जैसे भी सेक्युलरिज्म समझाने की कोशिश करेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। उसकी मैं आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के, आप लोगों की आस्था देखिए, लोग आंसुओं से रो रहे हैं। उस आस्था को आप बोलो कि नहीं इसके ऊपर में ये देश के अंदर से हम लोग कोई ना कोई एक ऐसा इंजेक्शन सेक्युलरवाद का मारेंगे कि ये सब आस्थाएं हट जाएं और उठ के अचानक से इन दोनों को विभक्त होकर देखने लगे, नहीं देख सकता है। उसकी एक जर्नी होगी, लेकिन उस जर्नी को अगर आप तिरस्कृत करके अगर बढ़ेंगे कि नहीं नहीं ये जो देश की दशा में ऐसा एक पड़ाव आया है जिसमें राजनीतिकरण हो रहा है धर्म का, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ हो रहा है। और अगर आप बात करें, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के करीब से देख रहा हूं संगठन को, मैं तो नॉर्थ ईस्ट में काम करता हूं, वहां तो सारे क्रिश्चियन हैं, 97% क्रिश्चियन है। वहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों लगातार चुनाव जीत रही है? कुछ तो होगा कि कुछ तो ठोस विचारधारा होगी जो कि शायद धर्म को दूसरे तरीके से देखना, दूसरे चश्मों से देखने की कोशिश की जा रही है। कहां पर मिक्स नहीं करने की हो रही है कि कहां पे आप स्टेट की पॉलिसीज में धर्म को ना मिलाएं, और कहां पर ऐसी हो रही है कि नहीं आप लोगों को के धर्म को आगे बढ़ने दें, लोगों को अपने सहजता से जिस जिस धर्म का पालन करना है उसको करने दें। दोनों में भिन्नता है और उसको समझने की जरूरत है। वरना आप एक बड़ा ब्रॉड ब्रश्ड, जो दिल्ली के एलिट सर्कल में, हमारे यहाँ लटियन सर्कल में ये सब बैठ के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, हैबिटेट सेंटर में चाय कॉफी पे पीट के पुराने बुजुर्ग लोग यही सब मंथन करते रहते हैं। उनको क्योंकि उन्होंने कभी सड़क पे उतरे ही नहीं है। वो आम भारत का जो जहां पर 90% भारत पलता बसता है, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ दिल्ली में आए, दिल्ली में ही रहे और दिल्ली में ही रह गए। ये उनकी समझ की, अंडरस्टैंडिंग के अंदर गैप है, वो हमेशा हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। उसको आप, वो विघ्न संतोषी, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, वो वही रहेंगी चीजें। नहीं, सही कहा आपने। और एक और सर, मेरी जो सोच है कि जो इन्होंने कहा धर्म और विकेंद्रीकरण, ये आजकल क्या हो गया है, जैसे इन्होंने लटियंस लोगों का कहा, ये उसी तरह के 9 PM वॉरियर्स का भी एक फेवरेट शो हो गया है। आप ज़मीन पे जाइए, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ कर सकता हूँ कि
मोस्टली पीपल धर्म को अपना पर्सनल इशू मानते हैं, वो अपनी बिलीफ भी कहीं नहीं थोपते। मैं आज भी कहता हूँ ऑन रोड इंडिया में कोई ऐसा धर्म या इशू नहीं है। हमारी आयरनी है कि हम हर चीज़ को धर्म के नाम पे कैटेगराइज कर रहे हैं, वरना ये बात बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कोई ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, पर फिर भी बीजेपी जीतती है। तो लोगों को धर्म एक कन्वीनियंस सा दिखने लग गया है। रात को 9 बजे बहुत इजी हो जाता है, एक आदमी दाढ़ी में आ जाए, एक तिलक लगा के आ जाए, बातचीत हो जाए, ना तो न्यूज़ वालों का पैसा लगा, लोग इंटरेस्टेड भी देख रहे हैं। तो हम दूसरी चीज़ों पे जाते जाए जा रहे हैं, और आयरनी हो रही है धर्म के नाम पे। एक पर्टिकुलर टाइम आया था जब वोट एक पार्टी का बढ़ा, तब से वो आ गया कि हम भी ये एम्यूलेट करें, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं बोल रहा। आप अपनी एक्चुअल जो स्टैंडिंग या आइडियोलॉजी है वो छोड़ के धर्म 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 किए जा रहे हैं। तो धर्म कास्ट के नाम पे शुरू से वोट हो रहे थे, और हमारे यहाँ नहीं, हर दुनिया में होते हैं, हर जगह दिखता है ये पैटर्न। पर आप कोर आदमी और उसकी एस्पिरेशन से अलग हुए जा रहे हैं। तो धर्म का मैं मानता हूँ हर एक की पर्सनल बिलीफ है, बट बाकी लोगों के लिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो नेता हो, वो एक इजी ऑप्टिक्स बन गया है। आप उस पर बात करिए, एक साउंड बाइट बहुत अच्छा चलेगा, वायरल होगा, नेताजी भी खुश, समर्थक उस पर नारे लगाएंगे, एंटी वाले बोलेंगे, और आप मेन मुद्दे से डिविएट हो जाएंगे। तो धर्म एट द मोमेंट इज अ कन्वीनियंस गो टू स्पॉट, कोई भी सवाल दूसरा नहीं उठता, धर्म की बात हो गई। तो आई थिंक धर्म को पर्सनल बिलीफ तक ही रखना चाहिए, और इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए सब में कि उसके बियॉन्ड देख सके। मैं दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। पहले का जो एक पॉइंट छूटा रह गया था उससे भी जोड़ करके बात करने की कोशिश करती हूँ। एक तो हमारे संसद में सड़क की राजनीति शुरू हो गई है, और सड़क पर और मीडिया में कोशिश की जा रही है कि बड़े संसदीय बन करके बाइट दें और वो लाइव चले, और वो पूरा एक मैनेजमेंट होता है कि जब फलाना व्यक्ति बोल रहे होंगे तो वो सब जगह लाइव स्ट्रीम भी होगा, ट्विटर पर भी होगा, इंस्टा पे भी होगा, उनके पेज से भी होगा, और जिस चैनल को वो प्रमोट कर रहे हैं वो चैनल भी करेगा, या जो चैनल उनका कॉर्पोरेट प्रमोट कर रहा होगा वो चलेगा। मुझे समझ में नहीं आता अविनाश जी कि क्या ये राजनेताओं को नहीं दिख रहा कि बिल्कुल एक्सपोज्ड है मामला पब्लिक में। आप संसद, जब आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये बात अंदर तक मेरे गई ये चीज, कि जब आप संसद तक पहुंचने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, आप लिटरली आंचल महिला जो नेता थी वो आंचल पसार के, जिसको कहते हैं, वोट मांग रही थी। पुरुष जो पॉलिटिशियंस हैं वो घर घर जाकर के क्या चिरौरियां नहीं की पुरुषों ने, शराब तक बंटवा दिए उसके नाम पे, वोट के नाम पे। और जब आप संसद में गए तो आपकी वाणी पे विराम क्यों लग जाता है? संसद आप क्यों गए भाई? ये सवाल मुझे लगता है बहुत तीखे तेवर में युवाओं को पूछना एकदम शुरू करना होगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं होने वाली ये चीजें। आपके सांसद किसी भी पार्टी के हों, आपके एमएलए किसी भी पार्टी के हों, आपका सरपंच कहीं का भी हो, जब देखिए घेरिए और पूछिए कि जिस पोजीशन पे आपने पद पे जाने के लिए इतनी चिरौरियां की, वहां जाकर के आपकी वाणी और आपको जो सत्ता मिली है प्रशासनिक या जो कलम की जो सत्ता मिली है वो वहां गौण क्यों रहती है? और अगर गौण रहती है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एविक्ट कीजिए, हम किसी दूसरे को भेज देंगे, आप ही की पार्टी से भेजेंगे, किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को भेजेंगे, क्योंकि योग्य व्यक्ति की कमी आज भारतीय जनता पार्टी तो मतलब विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो यहां तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कांग्रेस पार्टी में, इतनी पुरानी पार्टी है, इतने पुरखों ने सींचा है उस पार्टी को, वहां भी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो आगे आने से, जो राजनीति को बदलने से रोक रहे हैं? चिन्हित कीजिए इनको। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, धर्म पे बात चल रही है। मुझे लगता है कुछ चीजों में बहुत मुखर रूप से सामने आना पड़ेगा राजनेताओं को भी। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग तीनों चुनावों को क्लोजली देखा और नेताओं के साथ क्लोजली काम किया, तो हम लोगों का थोड़ा झुकाव हो जाता है कि इनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन एक चीज ये है कि अभी जैसे सबको पता है कि मथुरा इज द नेक्स्ट अयोध्या, राइट? सबको मालूम है कि उसके अराउंड मूवमेंट शुरू हो चुका है। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से, पक्ष का जो आइडियोलॉजी है, जो वैचारिक है, वो सब स्पष्ट है, सामने है। उस पर बोल करके मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, दर्शकों का भी, बहुत सुधी जन यहाँ बैठे हैं। क्या विपक्ष रसखान की कविताओं को अप्रोप्रिएट शब्द में यूज करी हूं, पॉलिटिकल शब्द है, अप्रोप्रिएट करते हुए क्या राहुल गांधी जी रसखान की कविताएं पढ़ सकते हैं केरला में?
और कह सकते हैं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पूरी की पूरी जमात खड़ी करूंगा, मुसलमानों की जमात खड़ी करूंगा, जो अपने पुरखे रसखान को याद करेंगे और वहां मथुरा में जाकर के मंदिर निर्माण में मदद करेंगे। ये अगर कर सकते हो तब तो इस देश में सेक्युलरिज्म पे बात होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी सेक्युलरिज्म की परिभाषा दें और हम एक्सेप्ट करें। काबुल से आया वो व्यक्ति, वो मेरे लिए ज्यादा सेक्युलर है ना, क्योंकि रसखान की कविताओं में जो बाल कृष्ण का वर्णन है वो किसी ने नहीं किया, वो किसी हिंदू संत ने भी नहीं किया। आज छोड़िए रसखान तो चले गए, वो तो बहुत पुराने पुरखे हो गए हमारे। आज आप देखिए के मोहम्मद साहब, हमारी लगभग हर वीक बात हो जाती है, मैं एक स्ट्रैटेजी ही बता रही हूं चलिए कांग्रेस को। भाजपा से बहुत खुश नहीं है वो, उनको एएसआई को लेकर काफी समस्याएं हैं के मोहम्मद साहब को। क्या विपक्ष के किसी भी नेता में या किसी भी पार्टी में ये दम है कि के मोहम्मद साहब से बात करें, उनको अपने मंच पे लाएं, राज्यसभा भेजें और कहें कि आप मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए बात करें? अयोध्या का क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है ना, पूरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिला करके रख दिया उन्होंने, साक्ष्य पर साक्ष्य प्रस्तुत करके कहा राम मंदिर यही बनेगा। क्या उस के मोहम्मद साहब को इस देश का कौन सा सेक्युलर है जो उनको गले लगाएगा और कहेगा आपकी राजनीति का मैं सम्मान करता हूं? तो ये सेक्युलरिज्म धर्म का जो विवाद है वो क्रिएटेड विवाद है, मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पे लंबी चर्चाएं लच्छेदार भाषा में हम भी कर सकते हैं। अंग्रेजी पत्रकार रहे हैं अविनाश जी, मैं अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, तो कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा लंबा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, उसके मायने नहीं है कुछ भी। जब महाकाल के दर्शन में मैं कोट अनकोट मिरांडा से पढ़ी, बाहर का एक्सपोजर लिए हुए, मैं जब बैठ करके, जब मेरी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं और मैं पागलों की तरह भागती हूँ किसी भी शक्तिपीठ की तरफ, तो ये मेरे अंदर का क्या डीएनए जो कनेक्शन है, वो कौन सा अम्बिलिकल कॉर्ड है, किस गर्भनाल से धर्म किस तरीके से जुड़ा है, वो मैं नहीं बता सकती। जी युवाओं के साथ और भी हैं जो जी वो दिल से हुआ है। दिल से युवा हैं। जैसा कि अभी अविनाश कल्ला जी ने एक बात कही थी कि धर्म जो है व्यक्ति का निजी मसला है, ऐसे थोड़ा सा निजी परिप्रेक्ष्य में रहना चाहिए। आज की राजनीति में हम देखें तो कौन सा ऐसा नेता है, मुझे तो ना तो प्रधानमंत्री और ना ही किसी राज्यों के मुख्यमंत्री लगभग नजर आते हैं कि वो धर्म से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हो, बल्कि वो धर्म से चिपके हुए हैं। आप किसी भी जगह को देख लीजिए। मेरी बात सिंपल सी इतनी है कि धर्म जब बेहद निजी मसला होना ही चाहिए तो इसे बार बार क्यों राजनीति से जोड़ा जाता है या फिर क्यों पब्लिक में लेके आया जाता है? क्या हम इससे थोड़ा बच नहीं सकते हैं, खासतौर से राजनीति के तौर पर, नेताओं के तौर पर, जबकि बार बार हम वही कर रहे हैं? मेरा सवाल बाकी तीन लोगों से है, अगर आप शॉर्ट में टिप्पणी दें कि हमें इससे बचना चाहिए। देखिए, आपकी बात सही है और मैं मानता हूं कि देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो देश की जो पॉलिसी मेकिंग मशीनरी है उस पे धर्म की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। ऑब्जेक्टिव यही है ना, इसी की बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो पोप से भी मिल रहे हैं और आके उनके व्यक्तिगत अगर अपने धर्म के प्रति उनका जो उनका भी एक रिलेशन है, तो उसके लिए अगर वो काशी विश्वनाथ धाम, उनका एक सपना रहा है कि मुझे, क्योंकि उन्होंने अपने 40-50 साल बहुत धक्के खाए हैं, जगह जगह गए हैं, उनको वहाँ से मार्गदर्शन मिला है, भगवान की असीम अनुकंपा रही होगी उनके ऊपर, जो भी रहा होगा, तो वो व्यक्तिगत अगर उसमें जा रहे हैं और उसके पुनरुत्थान के लिए उनका एक कमिटमेंट है, तो वो कमिटमेंट को उन्हें जग जाहिर किया है इस चीज़ पे। लेकिन ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी के स्फेयर में राजनीति का जो सबसे मूर्त स्वरूप होता है पब्लिक पॉलिसी ही होता है, उस पर अगर धर्म हारा है तब दिक्कत है। और उसके बियॉन्ड अगर मुझे लगता है कि हर समाज के हर वर्ग को स्वच्छंदता है अपने धर्म का पालन करने के लिए, और वो फ्रीडम डिमॉन्स्ट्रेबल फ्रीडम होनी चाहिए। अगर वो है तो मोटे मोटे तौर पे मुझे रेड साइन नहीं नज़र आता। लेकिन हाँ, अगर कोशिश हो सके कि अब कैमरा भी क्या है ना, प्रधानमंत्री जी गए हैं तो कैमरा तो पहले ही पहुंच जाएगा, तो अब उसमें उनकी गलती हम लोग कैसे मान लें? वो अगर पर्सनल विजिट के लिए भी जाना चाहें तो भी कोई कैसे जाने नहीं देगा उनको। तो ये बड़ी विडंबना है उनके स्तर पे अगर सोचा जाए तो। इसमें रजत जी एक नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आपका अच्छा प्रश्न है। प्री प्लान नहीं, देखिए जब प्रधानमंत्री मूवमेंट करते हैं, अब उसमें एसपीजी को प्री प्लान बनाने के लिए 4 दिन पहले पहुंचना पड़ता है। अगर पीएम जाएं तो जाएं कैसे? मुझे आप कोई तरीका बता दीजिए। अगर वो नहीं है तो डीडी का देख लीजिए, डीडी के पत्रकार पहले ही भेज देंगे वहां से लाइन से, और उनको छोड़ दीजिए तो हमारे जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो, अरे एक बिंब मिल जाए हमको पीएम का।
इसमें रजत जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक भ्रम बहुत बड़ा पैदा हो रहा है और बहुत समय से इस भ्रम को एक शब्द के कारण से पाला जा रहा है। युवाओं के लिए इस भ्रम को दूर करना बहुत आवश्यक है कि जिस धर्म शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली रिलीजन उस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, पंथ, संप्रदाय। क्योंकि धर्म शब्द का प्रयोग धर्म भारत का यूनिक शब्द है। किसी दुनिया की किसी भाषा में धर्म शब्द का प्रयोग नहीं है। धर्म एक सुपरिभाषित मनुष्य का ऐसा कर्तव्य है जो उसको ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। वो उसके कर्तव्य पथ का निर्धारण करता है, वो उसकी पूजा पद्धति का निर्धारण नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अविनाश जी। सर देखिए, जैसे मैंने कहा ना, पर्सनल इशू होता है, पर अब वो अगर प्रधानमंत्री जी के मन की बात हो तो वो देश के भी बाई एंड लार्ज बन ही जाती है। मतलब अभी मैं किसी से एक दिन बात कर रहा था, वो एक कौन सा इवेंट था जहाँ हमने कोई दूसरी चीज़ देखी हो। पिछले अगर कुछ महीने निकाल दो तो प्रधानमंत्री जी एक मंदिर से दूसरे में ही जा रहे हैं, सूट कर रहा है। और एक और चैलेंज आता है, वो बात इतनी मॉरलिस्टिकली कर जाते हैं कि बाकी जगह खाना पूर्ति होती है। मतलब आई वुड रियली लव अगर वो 25 को किसी चर्च में भी इतनी देर समय निकाल लें, किसी और दिन भी चले जाएं। सो आई थिंक ये मायोपिया। अगर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप और मैं वोट देते हैं या कोई नेता आता है ना, तो कभी हम उससे सवाल ही नहीं पूछते भाई इसके अलावा क्या। पिछले 2 महीने में कोई मंदिर के अलावा फोटो दिखा है? या तो हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो उस दिन हम 13 दिसंबर भी भूल गए, तो वहाँ पे फोटो लगा के 15 मिनट बाद भी चौपट जा सकता था। अब ये होता है कि धर्म भी सिर्फ मेरा ही है, मैं ही देखूंगा। और इसमें मैं कहूँगा पहले एक डीडी होता था, अब तो डीडी बेचारा लास्ट हो गया। अब तो डीडी को कोई पूछता ही नहीं है। अब डीडी की तरह 1 या 2 चैनल रह गए जो सवाल पूछ जाए, बाकी मजाल है कोई सवाल पूछ ले। और ये प्रधानमंत्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरी जगह भी यही मॉडल आ रहा है। उनका सक्सेस रेशियो देखते देखते दूसरे स्टेट्स के सीएम भी अब यही करने लग गए। तो आज की तारीख में तो यही चलता है कि भले आप आयोजन 1 लाख या 50,000 लोगों का कर ले महंगाई पे बोलने के लिए, लेकिन घूम फिर के आप मैं धर्म नहीं पंथ कहूँगा, पंथ वाली बात करने लग जाते हैं। तो ये एक आयरनी हो गई है, क्योंकि सवाल वहाँ से नहीं आ रहा है। जिस दिन वहाँ से ये सवाल पूछने लग गया और वो वोटिंग मशीन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यही लोग सुर फिर बदल लेंगे। तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा, जो अभी सुप्रस्ता जी ने कहा, कठोर सवाल पूछिए। जी ये जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था उसका उत्तर पहले ही वहीं से आ गया है। मुझे बड़ी इस बात की खुशी है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आपने इतना आर्टिकुलेट, इतनी बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि धर्म जो है वो प्रभावित नहीं है हमारी पॉलिसी में। सिर्फ पॉलिसी मेकिंग नहीं, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल और इवन के इकोनॉमिक लाइफ जो है उसके ऊपर धर्म की एक एवरीडे सिर्फ प्रीडोमिनेंस है ही नहीं है, बल्कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये प्रभावित है धर्म के साथ। हर चीज़ जो है वो प्रभावित है। वो एक तरफ से आता है, मेजॉरिटेरियन साइड से आता है, फिर मिनॉरिटी भी जहाँ जहाँ पे होता है वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से आज के जिस हिंदुस्तान की हम कल्पना कर रहे हैं, मैंने कल भी ये बात की थी, जिस हिंदुस्तान की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस हिंदुस्तान की विश्व कल्पना कर रहा है और देख रहा है कि हम ग्लोबल लीडर जो है, दुनिया के मार्गदर्शक बनकर जो है वो हम चलें, उस हिंदुस्तान को ये चीज़ सूट नहीं करती है। वी नीड टू बियॉन्ड दैट। हमें मंदिर से बाहर निकल के अपनी आस्था के लिए हम मंदिर में जाएं। पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग, कल्चर, वो खुली एक हवा देने के लिए सबको मंदिर से बाहर निकल के, मस्जिद से बाहर निकल के, चर्च से बाहर निकल के उस तरफ सोचने की ज़रूरत है। ये ब्रॉडली जो है वो जवाब आ गया था मेरे सवाल पूछने से पहले ही। एक दूसरी चीज़, जो आप फेडरलिज्म और सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं करता। ये होता क्या है कि अभी बीजेपी है यहाँ पे, तो ये ब्रॉडली एक बीजेपी पर्सपेक्टिव हमें नज़र आता है। जब कांग्रेस ऐसी मेजॉरिटी में 70s में या 60s में हुआ करती थी, तो तब कांग्रेस का भी पर्सपेक्टिव इसी तरह से आता था। इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बियॉन्ड जो पॉवर्टी और एजुकेशन, इससे जब हट के जब हम देखते हैं, इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको किसी भी क्षण, किसी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, वो है इंडिया की डाइवर्सिटी। इट्स ए बिग ह्यूज, बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें जितनी भी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगी उतनी लोगों को घुटन महसूस होनी शुरू हो जाएगी राज्यों में। एक जो सेट पैटर्न होना चाहिए कि फेडरलिज्म में पास
स्टेट्स में रहेंगी और कितनी सेंट्रल में। आप कहते हैं ना कि ये ऊपर नीचे होता जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर नीचे कैसे होता है? मत के साथ होता है। आप 300 350 नंबर है पार्लियामेंट में, तो आप सारी चीजें केंद्रित कर लेंगे। आपके पास नहीं है तो वो राज्यों में चली जाएंगी। इसको ऊपर नीचे से अगर स्टेबिलिटी आ जाए, मेरे ख्याल से वो इंडिया के इंटरेस्ट में, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी, और जो एक सेंस ऑफ अकोमोडेशन सारे लोग जो हैं कि भी हम हिंदुस्तान का वो अटूट हिस्सा हैं जो इस मुल्क को बनाते हैं हम, तो वो लोग भी अकोमोडेटेड, रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड फील करते हैं स्टेट्स में। थैंक यू। चौधरी जी धन्यवाद। शुभ्रस्ता जी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रही हैं। जी, मैं दो बातें बहुत जल्दी में, क्योंकि मुझे मालूम है सत्र का शायद समय भी समाप्त हो रहा होगा। तो एक तो ना ये वोटर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसी चैलेंज को वोटर्स को ही इस चीज़ का समाधान भी निकालना है कि ये कैसे हो। नेता तो मतलब अब प्रधानमंत्री जी पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो क्यों करते हैं मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं। वो अंततः तो प्रधानमंत्री नेता है ना। आज से 5 साल के बाद फिर वो उसी काशी में जाकर के उनको वोट लेना है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, बाकी जो युवा हैं और जो बाकी वोटर्स हैं उनकी राजनीति कहाँ है? आंख में आंख सवाल, मैंने बोला कि आंख में आंख डाल करके सवाल कीजिए। तो ये सवाल केवल राहुल गांधी से करने की बात नहीं। आपको अगर लगता है, विपक्ष को लगता है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विपक्ष रीढ़ दिखाए, सवाल पूछे। किसने वो रोका विपक्ष को सवाल पूछने से? लेकिन विपक्ष का क्या रिएक्शन होता है? यही महाकाल बाबा के दर्शन के लिए इसी मध्य प्रदेश चुनाव में जनेऊ पहन करके कोर्ट के बाहर कौन बैठा था, सोच लीजिए। मैं इसलिए ये बात, अंतिम बात मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि अगर आपका रिएक्शन, अगर आपको लगता है कि एक राजनीति चल रही है, बड़ी टॉक्सिक राजनीति है, इस राजनीति से हमें बाहर निकलना है, उस टॉक्सिसिटी का जवाब आप टॉक्सिसिटी से देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने से शुचिता आए, तो ऐसा नहीं होगा। विपक्ष को अपना ग्रामर, लैंग्वेज, शायद पूरी की पूरी लीडरशिप बदलनी होगी, नहीं तो ये जितने सवाल हैं अविनाश जी, ये बौद्धिक मंचों तक सिमट के रह जाएंगे। हम लोग इस सत्र को कंक्लूड करेंगे और आज जो हमारे बीच में चर्चा हुई है, विशेषकर राजनीति, चुनाव प्रबंधन, उसमें वैचारिक जो अधिष्ठान है और साथ में धर्म को लेकर के भी यहाँ चर्चा हुई है। कुछ बातों पे मैं संकेत करना चाहूँगा। एक बात यह है कि जो कुछ हमारे सामने दिखता है, राजनीति उसका सबसे बड़ा एक केंद्र बिंदु होता है। समाज में जो कुछ होता है, विचारधाराओं की जो लड़ाई होती है, वो सीधे सीधे राजनीति में हमको सामने दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जो मूल अधिष्ठान है राजनीति का, वो तो विचारधाराएं हैं। आइडियोलॉजी छोड़ करके कोई राजनीति नहीं हो सकती। एक जीवन दर्शन होता है, राजनीति का भी वैसा ही एक दर्शन होता है। दूसरा, जहाँ तक चुनाव प्रबंधन की बात है, तो प्रबंधन एक जन संवेदनाओं के आधार पे किसी परिणाम तक पहुँचने की एक प्रणाली है, और जितना हम उस फिलॉसफी के साथ जुड़े रहेंगे, उतना उस प्रणाली को हम पुष्ट करके और परिणाम लाते रहेंगे। धर्म की जहाँ तक बात है, मैंने धर्म शब्द पे अपना एक मंतव्य रखा है, और जहाँ तक पूजा पद्धति की बात है और मंदिर निर्माण की बात कही गई है, तो जब भारत का विनाश हुआ, जब आक्रमण हुआ, तो सबसे पहले आक्रमण मंदिरों पे हुआ। तो स्वाभाविक है जब पुनरुत्थान होगा तो मंदिर का निर्माण तो उसमें पहली चीज़ होगी, उसको नकार नहीं सकते हैं। और सारी पार्टियां उस दिशा में इसलिए जा रही हैं क्योंकि जनभावना उससे जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है, विलग नहीं। एक बात रजत जी से जो मैं थोड़ा सा असहमति उसमें व्यक्त करना चाहूँगा कि आने वाला युवा जो है वो कार्यकर्ता के रूप में नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में समाज को अगर हमको आत्मनिर्भर बनाना है, तो प्रत्येक युवा के लिए वॉलंटियरिज्म जो है वो बहुत आवश्यक है। जो हमारी प्राचीन पद्धति रही है, जिस आधार पे भाजपा और उसका वैचारिक अधिष्ठान आरएसएस जिस अधिष्ठान पे खड़ा हुआ है, स्वयंसेवक, वो उस युवाओं में वो भाव आना बहुत आवश्यक है। और इस ऊर्जावंत जो डिस्कशन हुआ है, परिचर्चा हुई है, जिसमें रजत जी, अविनाश जी और शुभ्रस्ता जी ने अपना समय निकाल करके योगदान दिया है और हम सबको लाभान्वित किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।